Okay, fine. We are starting today's class. First of all, let's revise the thing कि हम लोगों ने पहला क्लास में जो बात किया था. अगर देखें तो पहला क्लास के बाद मैं जो करूंगा ना, तो सिलेबस के बारे में अभी बात नहीं करने वाला हूँ. मैं अभी बात करने वाला हूँ लॉ के बारे में. सबसे पहले हम लोगों ने बात की थी कि देखो भाई, जब हम लोग लॉ पढ़ते हैं, लॉ तो लॉ के अंदर में कितने एलिमेंट्स आते हैं भाई साहब? 6. कौन कौन से? कौन कौन से? बढ़िया. अच्छा, ऑर्डिनेंस कौन पास करता है? ऑर्डिनेंस पार्लियामेंट पास करता है. प्रेसिडेंट. उसका वैलिडिटी कितना है? बोलो ना उसका. 6 कहाँ से? तुम्हारे बर्थडे से? मेरे बर्थडे से? कहाँ से? बोथ मत बोलो. अगर कोई भी एक फंक्शन हो जाएगा तो विल स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम दैट. ओके. ओ दीदी स्नेहा, आप बताइए ना, रूल्स कौन बनाता है? हाँ? मारेंगे पकड़ के. बोली दीदी. स्टेट लेजिस्लेचर, यू हैव टू यूज द वर्ड. वेरी गुड. नाइस. ओके. एंड चलिए आप बताइए दीदी, रेगुलेशन कौन पास करता है? रेगुलेटरी बॉडी. कौन होता है रेगुलेटरी बॉडी? एग्जांपल दीजिए ना कुछ. अरे बोलिए. ये रेगुलेटरी बॉडी है. सेबी और आरबीआई और आईसीआई और आईसीएसआई. अच्छा अच्छा. आप बताइए बाइलॉज क्या होता है? बाइलॉज. इसे काहे बोला भाई? बाइलॉज मैं बोल रहा हूँ. बाइलॉज क्या होता है बताइए. बाइलॉज कौन बनाता है? इसको थोड़ा इसको मारो पकड़ के. तो तुम लोग पहले घर पे नहीं पढ़े हो? क्या पढ़ के आए हैं? फॉर द सेल्फ गवर्नेंस. गुड. अच्छा, ऑर्डर कौन बनाता है? ऑर्डर कौन देता है? कोर्ट. अच्छा, कंपनी लॉ के लिए ऑर्डर कौन देगा? और एक और वर्ड इसे आपका मेंशन करना चाहिए. एनी स्पेशल कोर्ट्स. ठीक है ना? राइट. चलो. अच्छा सुनो ना, हमारे जो लॉ मेकिंग बॉडी है, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन कितने पार्ट्स में तोड़े गए हैं, मतलब डिवाइड किए गए हैं? लॉ मेकिंग बॉडी को कितने पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कौन कौन से? भाई हम जो पढ़ाए वो बताओ. 3 4 नहीं, 4. बोलिए 4 कौन कौन से? 4 लिस्ट कौन कौन है जो कि लॉ. हाँ. यूनियन. हाँ बोलो. सिंपल, इतना सिंपल है रे. चलो. अच्छा, ये तो आप लोग पता है ना कि हमारा जो आरओसी है कितने जोन में डिवाइड है? जोन्स. हाँ. राइट. ठीक है. ये सब तो आप लोग को कोई दिक्कत होगा नहीं. राइट. अब सुनो. तो यहां तक जो हम लोगों ने बात किया था ना, चलो एक जाते जाते एक और सवाल मेरे मन में आ रहा है. स्नेहा बताएगी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पेनाल्टी एंड फाइन? बोलिए दीदी. हाँ. पेनाल्टी फिक्स रहता है. हाँ आगे बोलिए ना. ठीक है, समझ गए. आगे बोलिए. ओके. और और रूल्स. अच्छा. और बोलिए. किसमें? उसमें इसमें नहीं, नाम बताओ. ओके.
आप सिर्फ पेनल्टी के थोड़ा डिफाइन करो प्रॉपर। अगर मान लो आता है राइट और शॉर्ट नॉट पेनल्टी, जो कि आएगा नहीं इट्स नॉट अलाउड, बट क्या लिखोगे बताओ तो। करो डिफाइन। राइट, हाँ तुम जब स्टार्ट किए ना वो लाइन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, राइट। हाँ, पेनल्टी इज एक्चुअली पास्ड बाय द एडजुकेटेड अथॉरिटी, देन चलो फाइन, ये फाइन नहीं, अच्छा वाला फाइन, ठीक है ना। चलो सुनो, तो अभी हम लोगों ने सिर्फ लॉ का जो इंट्रो को लेकर बात किया था, बेसिक बेसिक बात किया था। आज भी हम लोग का इंट्रोडक्टरी क्लास ही है, बट आज की क्लास में हम लोग कंपनी लॉ के इंट्रो के बारे में बात करेंगे। मतलब अभी बात किया लॉ का, अब बात करेंगे कंपनी लॉ का इंट्रोडक्टरी के बारे में, राइट। तो एक बार हेडिंग दीजिएगा आप लोग, इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनी लॉ। पुट द हेडिंग इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनी लॉ। लिखते लिखते आप लोग मुझे बताना, हम लोग लास्ट में ना कल के क्लास में जो हम लोग किए थे, तो लास्ट में हम लोगों ने कुछ बातें किया था कि आप एमसीए के वेबसाइट पे ई गैजेट पे जाके कुछ चेक करना है। आप लोग क्या थोड़ा सा उसके साथ खेले थे, देखे थे क्या क्या होता है, नहीं देखे, देखना चाहिए था। लैपटॉप तो आपके सब क्लास में है ना, लैपटॉप है फिर भी नहीं, तो घाटना अच्छा रहता है ताकि आपको बहुत सारे कंपनी के बारे में मालूम रहेगा पहले से। एंड जब मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा ना, तो यू कैन कनेक्ट। जो मैं जब एग्जांपल्स दूंगा, जैसे कि मान लो रिलायंस का, जब मैं डायरेक्टर पढ़ाऊंगा तो वहां भी बहुत सारी चीजें बात करूंगा, तो यू कैन कनेक्ट ना जब वहां पे आप जाकर चेक करोगे तो, राइट। जैसे कि जब मैं कंपनी का मैं इनकॉर्पोरेशन पढ़ाऊंगा, राइट, तो उसमें भी आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। तो अगर आप वो नाम थोड़ा सा सुना सुना रहेगा ना, आप देखे रहोगे ना, तो आपको समझ में ज्यादा आएगी। वो सब चीज दिखाना मतलब एवं ही नहीं है, फ्लॉन्ट नहीं था, वो आपके लिए यूजफुल है अभी भी और आगे भी यूजफुल रहने वाला है, ठीक है ना। तो एक बार जाके देखना, रिसर्च करना उसके बारे में थोड़ा सा, ठीक है ना। चलो देखो, अगर मैं कंपनी लॉ के बारे में बात करूं तो पहला बात ये कि इसका ना 3 पार्ट हम लोग को पहले समझना चाहिए। पहला बात ये कि जो कंपनीज एक्ट है इसका टाइटल क्या है, दूसरा इसका एक्सटेंट क्या है, एक्सटेंट क्या है, और तीसरा इसका कमेंसमेंट को लेकर, इसके कमेंसमेंट को लेकर देख पा रहे हो क्या। इसको 3 पार्ट में मैं नॉर्मली बात करूंगा, कौन सा, टाइटल, एक्सटेंट एंड कौन सा, कमेंसमेंट। टाइटल का मतलब क्या होता है भैया, नॉर्मली उसका नाम, अरे भाई साहब जो उस नाम से उसको जान रहे हैं या शॉर्ट टाइटल जब उसका यूज कर रहे हैं, मैं उसको यहाँ पे दिखाऊंगा। तो अगर मैं बात करूं तो कंपनीज लॉ का, कंपनी लॉ का टाइटल क्या है, आंसर सिंपल, द कंपनीज एक्ट 2013। तो जब मैं इसके टाइटल को लेकर बात करूंगा तो क्या लिखूंगा भैया, द कंपनीज एक्ट 2013, सिंपल सी बात है। अगर मैं एक्सटेंट को लेकर बात करूंगा तो देखो, एक्सटेंट ये बताता है कि ये जो आपका कंपनी लॉ है, ये जो आपका कंपनीज एक्ट है, ये आपका कहां कहां और किस किस को अप्लाई होता है। तो देखो भाई साहब, इसमें कुछ सेक्शन 370 आर्टिकल 35 है, ऐसा कुछ भी बात नहीं करता है। तो ये बाय डिफॉल्ट क्या बोलेंगे, बाय डिफॉल्ट होल ऑफ इंडिया को एप्लीकेबल होता है। तो क्या बोलेंगे, एक्सटेंट बोलो, क्या बोलेंगे, आंसर है होल ऑफ इंडिया, होल ऑफ इंडिया। तीसरा चीज अगर मैं इसको कमेंसमेंट को लेकर बात करूं ना, तो यहां पे आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा भैया। क्या कमेंसमेंट के अंदर में, अगर मैं अब आपको थोड़ा डिग डाउन करके बात कर रहा हूं, देखो कमेंसमेंट के अंदर में ना हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि पूरा कंपनी लॉ का सारा 470 सेक्शंस वो एक बार में एप्लीकेबल नहीं हुआ है, कमेंस नहीं हुआ है। तो अलग अलग डेट को अलग अलग सेक्शंस आपके पास में इन्फोर्स में आए हैं, मतलब सारे एक साथ में नहीं आए हैं। जैसे सेक्शन 1 से लेकर आपका 148 स्टोरी अलग है, हाँ कि ना। फिर उसके बाद का भी बहुत सारे सेक्शंस हैं जो अलग अलग डेट में उसको लाया गया है, तो आप एक साथ में उसको लेके काम नहीं करोगे। तो जब यहाँ पे कमेंसमेंट को लेके बात करता है ना, तो बस इतना बोलता है, देखो भाई जो सेक्शन 1 है ना, वो फ्रॉम द डे 1 जो आपका मेन डेट है, दैट इज क्या, 30 अगस्त, उस दिन तो आ गया था, लेकिन उसके बाद भी अलग अलग जो सेक्शन है वो अलग अलग डेट को प्रिस्क्राइब किए गए, इशू किए गए, नोटिफाई किए गए, बोलो कहां पे, ऑफिशियल गैजेट में। मतलब सारा चीज एक बार में नहीं लाए गए हैं, यानी क्या। तो अगर कमेंसमेंट में बात करते हैं, हम लिखो ना सेक्शन 1
देखो मैं बोल रहा हूं सेक्शन 1 केम इनटू फोर्स, सेक्शन 1 केम इनटू फोर्स, came into force at once, at once, at once, and the remaining provisions, and the remaining provisions on different dates, and remaining provisions on different dates through notification, through notifications. क्या समझ पाए? तो सेक्शन 1 बताओ एक बार में आ गया, लेकिन बाकी के जो प्रोविजंस थे वो अलग अलग डेट को प्रिस्क्राइब किए गए हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरे मन में एक बात और आ रहा है। देखो नॉर्मली हम लोगों को कुछ काम नहीं है उस चीज को लेके, लेकिन मेरा मन कर रहा है कि मैं बात करूं। दैट इज क्या कि जो मेरा कंपनी लॉ था उसमें स्ट्रक्चर चेंजेस कहां कहां पे और कैसे कैसे हुआ, राइट? तो अगर बात करें तो एक और हेडिंग डाला यहां पे, स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी लॉ, स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी लॉ। आप लोग को ये तो पता होगा पहले से ही कि हमारे पास जो पहले के कंपनीज एक्ट थे वो बोलो क्या थे? आंसर कंपनीज एक्ट 1956 जो इससे पहले था। दूसरा अगर बात करूं तो एट प्रेजेंट जो हम लोग प्रॉपरली अप्लाई कर रहे हैं बोलो क्या है? कंपनीज एक्ट 2013, ये हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, राइट? पता है ये हम लोग को जानने से क्या होगा ना कि हम लोग के पास अगर कोई नॉर्मली बात करे कि भाई साहब कंपनीज एक्ट 2013 का फीचर्स बता दो या इसके एडवांटेजेस बता दो, तो विद द हेल्प ऑफ दिस हम लोग इससे भी पॉइंट बना सकते हैं। जैसे अगर बात करूं तो एट द ओल्ड टाइम हमारे पास में 1956 में टोटल बात करूं ना तो टोटल जो इसके सेक्शंस हुआ करते थे दैट वाज 658। बोलो कितने थे? 658 सेक्शंस ये अर्लियर था। एंड सुनो जो 658 सेक्शन था ना, इसके अलावा हमारे पास में टोटल 15 शेड्यूल हुआ करते थे। बोलो कितने? टोटल 15 शेड्यूल हुआ करते थे, राइट? और इसके अंदर में 13 पार्ट्स भी हुआ करते थे। कितने? 13 पार्ट्स हुआ करते थे, राइट? एंड दिस वाज ऐसे बोलना कि कंसाइज व्यू ऑफ द कंपनी एक्ट 1956, राइट? तो अगर कंपनी एक्ट 1956 जो लोग पढ़ते थे, जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने पहले यही पढ़ा था, स्टार्टिंग में मैंने यही पढ़ा था, हाँ कि ना भैया? आप इसको कब पढ़ लिए? जब मैं 11 में था ना, तो वहां पे जब एक सब्जेक्ट था वहां पे हम लोग 1956 पढ़े थे, राइट? एंड जब मैं अपना सीए आईपीसीसी में आया तब मैं 2013 भी पढ़ा था, हाँ कि ना? तो मैंने दोनों चीज पढ़ा है। डन। तो 650 मतलब कि हाँ जब 1956 पढ़ा था तो मैं बहुत बेसिक था, राइट? और जब 2014 में मैंने सीपीटी दिया था एंड 2015 में मैंने ये आपका प्रॉपर्ली 2013 एक्ट पढ़ा था। और उस टाइम पे भी अमेंडमेंट के पूरा भरमार लगे हुए थे। मतलब कि अगर बात करूं तो जब मैंने जो एक्ट पढ़ा 2015 में, वो सेम एक्ट अभी नहीं है, उसमें बोले तो अ लॉट ऑफ चेंजेस हैज अराइव्ड, राइट? तो 2013 का जो बना हुआ चीज है अभी उसमें देखे ना तो अमेंडमेंट्स कीप्स ऑन कमिंग और ये आगे भी आते हुए रहेंगे। डन है क्या? ठीक है। मैं दूसरी बताओ, अगर जो हम लोग 2013 पढ़ते हैं इसमें हम लोग को पूरा कितना सेक्शन पढ़ना है? तो आंसर है 470। कितने बताओ? इसके अंदर में 470 सेक्शंस है। और हाँ ये जो हमारे 470 सेक्शंस हैं इसको टोटल 29 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। कितने चैप्टर्स में? 29 चैप्टर्स में। एंड साथ ही साथ अगर मैं इसका शेड्यूल की बात करूं तो भाई साहब इसमें जो शेड्यूल है ना वो कितना है? जस्ट 7। कितना है? 7 शेड्यूल है। एंड जो मैंने चैप्टर बात किया वो बोलो कितना हो गया? 29, राइट? तो देखो तो ये आपका मेन स्ट्रक्चर चेंज हुआ है हमारे कंपनीज एक्ट का, जो प्रेजेंट हम लोग नॉर्मली देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। डन। जब ये बात कर लिया हम लोगों ने तो साथ साथ एक बात और कर लेते हैं। भैया हम बोला हाँ, भले ये बता दो हम लोगों को कि जब कंपनी 2013 आया तो कब कब कहां कहां पास हुआ था, राइट? मींस टू से राज्यसभा में कब गया था, लोकसभा में कब गया था, आपका प्रेसिडेंट ने अपना साइन कब किया, और प्रॉपर्ली ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई कब हुआ। थोड़ा ये चारों डेट हम लोग को बता दो।
या अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपका मन करता है तो अमेंडमेंट्स जब जब हुए थे, क्या उसका भी डेट बता दूं क्या? दैट इज नॉट रिक्वायर्ड एक्चुअली, बट चलो बता ही देता हूं। हाँ कि ना? तो सुनो ना, पहले लिखो एक बार तो से लाइन लिखो यहाँ पे, द कंपनीज एक्ट द कंपनीज एक्ट 1956 was रिपेल्ड, रिपेल्ड या लिखो ना ऑब्लिटरेटेड, बात देखिए क्या बोलेंगे, रिपेल्ड या ऑब्लिटरेटेड बाय द कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है ना, कंपनीज 2013। अब अगर इसमें कंपनीज एक्ट 2013 की बात करूंगा तो इसके अंदर में अगर बात करें ना तो सबसे पहले लिखो ये भैया लोकसभा में कब पास हुआ था, तो लिखो पास्ड बाय लोकसभा, पास्ड बाय लोकसभा। भैया कौन से डेट को, तो देखो पास होता है 18 दिसंबर 2012 को पास हो गया था। देख रहे हो 2012 में ही पास हो गया था, 18 दिसंबर 2012 में ये लोकसभा में पास हो गया था। लेकिन सुनो ना भाई साहब, उस टाइम पे गवर्नमेंट किसकी थी? कांग्रेस की। तो वो लोग थोड़ा सा और भी स्लो थे ना, दे यूज टू मोर स्लो, हाँ कि ना? हाँ ठीक है ना, तो आपका लोकसभा में पास हो गया था। लेकिन अगर देखें तो कांग्रेस के टाइम पे थोड़ा चीजें और स्लो होती थी। तो भाई साहब इन लोगों ने जब इसको राज्यसभा में लेकर गया तो उसके इन्होंने ऑलमोस्ट 9 मंथ्स ले लिया। कितना मंथ्स? 9 मंथ्स। तो दैट इज पास्ड बाय राज्यसभा, पास्ड बाय राज्यसभा, राइट। वे कब हुआ था? तो लिखो 8 अगस्त 2013। कब था भैया? 8 अगस्त 2013, राइट। ये उस टाइम पास हुआ था। तीसरा अगर बात करें तो जैसे यहाँ पे पास हो गया ना तो दे हैड टेकन ऑलमोस्ट 20 डेज फॉर द क्या, आपका प्रेसिडेंट का आपका असेंट के लिए, हाँ कि ना? तो जो असेंट मिला प्रेसिडेंट का वो बोलो कब मिला? 29 अगस्त को। तो लिखो ना साइंड बाय प्रेसिडेंट, साइंड बाय प्रेसिडेंट, बोले कब? 29 अगस्त 2013। और उस टाइम इन लोगों को समझ में इतने महीनों में आ चुका था हमारी सरकार तो गई, तो क्यों ना जाते जाते कुछ काम करके जाए। तो एक दिन के अंदर बोले काम हो गया ना, बोला क्या आज के आज नोटिफाई करो। बोलो कहां पे? ऑफिशियल गजट में। कब हुआ था? 30 अगस्त को, 30 अगस्त को नोटिफाई भी हो चुका था। तो लिखो पब्लिश्ड इन ऑफिशियल गैजेट, पब्लिश्ड इन ऑफिशियल गैजेट। बोलो कब? 30 अगस्त 2013। डन। ये चार्टेड ध्यान रहेंगे। अब थोड़ा सा एक बात और समझ लो साथ साथ में भाई, क्या जब ये बात कर लिया ना तो आपके मन में से आ रहा है क्या भाई कंपनीज एक्ट 2013 को लाने का ऐसा क्या दरकार था इन लोगों को? कैसे मन में आ रहा है भाई? जब 1956 ऑलरेडी था तो आपको इतना क्या था कि 2013 लाना है? कुछ रीजन तो होगा। ऐसे ही मन किया बैठे बैठे क्या करना है कुछ काम शुरू करो, लॉ बनाना लेकर हरि का नाम, ऐसा है क्या? ऐसा था? नहीं। तो ऑनलाइन बिजनेस के लिए गुड, बट और कुछ बताओ ना थोड़ा सा, थोड़ा सोचना क्या हो सकती है। सोचो जब 1956 में जब ये लॉ बना होगा तो उस टाइम के जो करेंसी का वैल्यू, पेनाल्टीज एंड फाइन जो होंगे, क्या आज भी सेम रहेगा? अगर मान लो पहले के जो पेनाल्टी थे वो लाखों में थे, हजार में थे, हाँ कि ना? 5,000, 10,000, 20,000। अगर बोला जाए रिलायंस कंपनी को सुनो तुम ये काम नहीं करोगे ना तुमको 5,000 देना पड़ेगा फाइन, 5,000, हाँ कि ना? अब ये कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो उन लोगों ने 2013 लाया इसीलिए जिसमें उन लोगों ने पेनाल्टीज एंड फाइन्स को पहले इंक्रीज किया एज पर द कौन सा लेटेस्ट थिंग, हाँ कि ना? दूसरा चीज उन लोगों ने ये भी देखा कि अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ इंडिया में नहीं,
अगर किसी कंपनी को बाहर में भी बिजनेस करना है, दूसरा मेरे देश में एफडीआई भी आए, तो उन लोगों के लिए भी तो मेरा लॉ फॉलो करना होगा। तो उन लोगों के लिए थोड़ा लॉ को और आसान किया जाए, ताकि वो चीजों को प्रॉपर्ली फॉलो भी कर सके। पहले के टाइम पे अगर बात करें ना, तो जो पहले जितने भी बिजनेसेस जिन्होंने बना के बैठा है, जो बिजनेस टाइकून है ना, उनको हैट्स ऑफ है। मैं क्यों ऐसे बोल रहा हूँ? क्योंकि उस टाइम पे, उनके टाइम पे इतने सारे लॉ थे ना। और भाई साहब अभी तो सब कुछ ऑनलाइन है, जो कुछ भी है कंप्लेन मेल कर दिया, यहाँ पे आपने जो चीज आपने ऑनलाइन कर दिया। बट पहले तो फिजिकली जाता था, और फिजिकली गवर्नमेंट के ऑफिस में कैसे काम होता है आप लोग को शायद पता होगा। मेरा बात समझ रहे हो? लेकिन उस टाइम पर उन्होंने सर्वाइव किया, अपने बिजनेस को ग्रो किया, तो दे हैव लाइक दे डिजर्व सम रिस्पेक्ट, राइट? सोचो उस टाइम पे बिजनेस कर लेना और उसको इतनी बड़ी कंपनी बनाना, दैट्स लाइक इतना आसान तो नहीं था, हाँ कि ना? तो ये सब चीजें भी उस टाइम पे थी जो उसके लिए काम किया गया था। फाइन। दूसरी बात, जब 2013 की बात करेंगे ना, तो इस कंपनीज एक्ट को लाने के लिए ना सबसे बड़ा जो मेन रोल प्ले किया गया, दैट इज अबाउट द जे ईरानी कमेटी। कौन है बताओ? जे ईरानी कमेटी। तो कंपनी एक्ट जो 2013 है ना, ये उन्हीं के रिकमेंडेशन के ऊपर में ही आया है। अगर वो रिकमेंड नहीं करते हैं ना, तो ये आता भी नहीं, हाँ कि ना? तो सबसे एक लाइन लिखो ना, द कंपनी एक्ट 2013 was introduced, देखो ना, the company Act 2013 was introduced after the recommendation after the recommendation of जे ईरानी कमेटी, जे ईरानी कमेटी। डन है क्या? यहां तक ये बात समझ पाए? अब एक बात समझो, जब जे ईरानी ने जब इस कमेटी को गठन किया, उन्होंने एक्ट बनाया, राइट? तो सोचो ना, अगर कोई भी जब एक्ट बनता है, उससे पहले क्या होता है? एक ड्राफ्ट रेडी करेंगे। ड्राफ्ट लेकर वो भाई साहब गए मिनिस्ट्री के पास में, देखो भाई साहब ये हम लॉ बनाए हैं, हाँ कि ना? आप देख लो। तो पहले तो उन लोगों ने इसको बार बार इग्नोर किया, एंड आफ्टर सर्टेन टाइम जो बोलते नहीं, इट्स हाई टाइम, तो वहां पे इन लोगों ने फॉलो करने के लिए, हाँ जी लेके आओ, हम लोग उसको पास कर देंगे। अब पास करने के जो थोड़ा देर पहले मैंने बात किया कि भाई साहब जब इनका कमेंसमेंट की बात आई ना, तो दे डोंट हैव कि भाई एक बार में सब कर लें। तो सेक्शन 1 जो है, उन लोगों ने 30 अगस्त को पास तो कर लिया, इसको अप्लाई कर लिया। लेकिन इसके बाद में उन लोगों ने 98 सेक्शंस, कितने? 98 सेक्शंस 12 सितंबर 2013 को फिर से पास किया, और उसको लाया गया कब? 12 सितंबर 2013 को। मतलब ऐसे बोलना है, इसको फिर से नोटिफाई किया गया, राइट? आफ्टर सर्टेन टाइम उन लोगों ने 143 सेक्शन, कितना? 143 सेक्शन उन्होंने फिर से इन्फोर्स किया। भैया कब? 1 अप्रैल 2014 को। कब? 1 अप्रैल 2014 को। एंड उसके बाद और भी सेक्शन, उसके बाद मतलब जैसे बोलना एंड सो ऑन, उसको लाते गए हैं। मतलब पूरा का पूरा जो 470 सेक्शन है, वो एक बार में एट वन टाइम अप्लीकेबल या इन्फोर्स कमेंस नहीं हुआ है, हाँ कि ना? वो अलग अलग डेट में उसको लाया गया है। ये लाइन जो मैंने बोला लिखवा दूं क्या? एक पॉइंट रख लिखो ना, अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। और हाँ, मैं पहले भी बोल चुका हूं, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये सारी चीज जो पढ़ रहे यहां से एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आता है। ये जस्ट आपके नॉलेज के लिए है। जो आगे ये सब चीजें अप्लाई, या फिर अगर किसी के सामने नहीं है, जो कुछ होता नहीं है, ये सब चीज आपसे फ्लॉन्ट करने के लिए पूछते हैं, तो आपको ऑलरेडी सब पता होना चाहिए, राइट? और दूसरा, ये सब चीज पता है आपका यूज नॉर्मली जगह पे और होगा, जब आप लोग आर्टिकलशिप में जाओगे। तो आर्टिकलशिप के जब इंटरव्यूज होते हैं ना, ये सारे इस टाइप के क्वेश्चन टेक्निकल टाइप के वो लोग पूछे जाते हैं, ताकि आप उससे कनेक्टेड हो या नहीं हो। मतलब इससे ये मालूम होता है कि आप जो रिसेंट चेंजेस होंगे या पहले चेंजेस हो चुके हैं, आपको उसके बारे में पता है, आपको उसमें इंटरेस्ट है, राइट? मतलब कि आप रिसर्च करते हो, तभी तो आप आर्टिकलशिप में जा रहे हो। तो जो भी टैक्स में चेंज आ रहा है, जो भी लॉ में चेंज आ रहा है, तो आप उसको बोल पाओगे। बोले नहीं सर ये पहले था, अभी ये आ चुका है, तभी उसको बोल पाओगे ना। तो ये सब चीज चेक करने के लिए लोग इंटरव्यू में बात करते हैं, राइट? तो इसका मतलब ये नहीं कि यूज नहीं है, यूज है, लेकिन अभी नहीं है, एग्जाम में नहीं है, उसके बाद तो यूज इसका रहने ही वाला है, राइट? तो बोलते नहीं, अगर किसी के बारे में तुम अगर समझ रहे हो, तो उसको वो कितना अपडेटेड है। हम लोग सीवी में डालते हैं ना कि हाँ जी मेरा जो हॉबी है खुद को अपडेट रखना, जो रिसेंट चेंज है उसके बारे में देखना, डालते हो ना? डालते तो हो, लेकिन अगर बोल दिया कि रिसेंट में क्या है, आप बोल नहीं पा रहे हो, डन है क्या? तो ये सब चीजें के कारण आपको ध्यान में रखना चाहिए, राइट? एक लाइन लिखो, लिखो पहला, सेक्शन 1, सेक्शन 1
came into force on 30th August 2013। फिर लिखो 98 सेक्शंस came into force on 12 September 2013। फिर लिखो 143 सेक्शंस 143 sections were enforced from 1st April 2014 and so on and so on। ठीक है ना। चलो आपका दूसरा सवाल जो मैंने बात किया था कि भाई साहब आप लोग ये सोचो ना कि 1956 की जगह 2013 लाने का मेन मोटिव क्या है। अब सुनो, जब लाया गया ना तो उसके दो मेन मेजर चेंजेस उन्होंने ध्यान दिया। पहला भाई साहब कि एक जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, क्या है जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है उसको इंप्रूव किया जाए, उसको इंप्रूव किया जाए। दूसरा चीज ये कि जितने भी रूल्स और रेगुलेशन है ना उसको सिंप्लीफाई किया जाए। मैंने क्या बोला, पहला इनका जो मेन मोटिव था कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस को और इंप्रूव किया जाए, और दूसरा दूसरा कि जितने भी रेगुलेशन है उसको और सिंप्लीफाई किया जाए, ताकि जब कोई भी एक बार देखे ना तो उसको देखकर चीजों को समझ में आए, उसको अप्लाई कर पाए। सोचो अगर उस चीज को मैं पूरा टफ कर दूं तो क्या आप उसको समझ पाओगे? नहीं ना। दूसरा चीज, आप उसके लिए अलग से फिर कंसल्टेंसी प्रोवाइड करोगे या फिर उसके आप जाओगे लेने के लिए, तो वहां पे आपके तो खर्चे बढ़ जाएंगे ना, तो ऑटोमेटिकली क्या उस काम में इंटरेस्ट लोगे? आंसर नहीं। हाँ कि ना। तो सोचो अगर मैंने लॉ को, रूल्स को अगर मैंने सिंप्लीफाई कर दिया तो सामने वाला आदमी खुद से समझ के कर सकता है। अगर छोटा मोटा काम है तो, अरे बोलो हाँ कि ना, अगर वो नॉर्मली खुद से कर पा रहा है तो उसके खर्चे बच रहे हैं, खर्चे बच रहे हैं मतलब क्या वो अपना काम आगे भी और प्रोसीड कर सकता है। सोचो ना, अगर पहले के टाइम पे अगर बात करें तो भाई साहब सीए का कमाई एक अलग लेवल का था। क्यों? बिकॉज इनकम टैक्स रिटर्न, वैट, माने अ लॉट ऑफ थिंग्स वेयर देयर जिससे वो लोग अर्न करते थे। बट नाउ डे जिस चीज को और इतना सिंप्लीफाई कर दिया गया ताकि कोई एक इंडिविजुअल आदमी जो घर बैठा है ना वो खुद से यूट्यूब पे देख के अपना रिटर्न फाइल कर सकता है। राइट तो अगर आप लोग ये सोचते हो कि आफ्टर क्वालिफाइंग सीएस में सीएस हमको भी आईटी फाइल करना है, नहीं, आपको टैक्स कंसल्टेंसी प्रोवाइड करना है। मैंने क्या बोला? टैक्स कंसल्टेंसी प्रोवाइड करना है, या फिर ऐसे बोलना कि आपको चीजों को गाइड करना है। तो गाइड करने के लिए आपको उसके बारे में ज्यादा नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, देखो आईटीआर आपको फाइल नहीं करना है। दूसरा चीज, आपको अकाउंटिंग में नहीं करना क्योंकि उसके लिए सॉफ्टवेयर हैं। मेरी बात समझ रहे हो? तो आपको अगर देखो, मैंने ये बात पहले ही बोला कि कुछ सीए ऐसे होते हैं ना, दे आर अर्निंग इन लाइक थाउजेंड्स एंड लैक्स, लेकिन कुछ सीए ऐसे भी हैं दे आर अर्निंग इन करोड्स, इवन मोर देन करोड्स। राइट तो सीए वही है, बट उसका नॉलेज, उसका कैपेबिलिटी, उसकी चीजें कैसा है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। राइट दूसरा चीज, मैं आप लोग एक बात और बोलूंगा, जब आप लोग सीए क्वालिफाई हो जाओ ना तो आप लोग वहां पे अपने आप को ये मत बोलो भाई सीए बन गया काम खत्म, नहीं। इफ यू वांट टू अर्न मोर, लाइक अगर आपको चाहिए कि नहीं भाई मुझे करोड़पति अरबपति जाना है, भैया ये 2-4 करोड़ नहीं, 200-400 करोड़ वाला हमको केस में जाना है, विच इज पॉसिबल। अगर जाना है ना तो आप अपना चीजों को और इंक्रीज करना, मतलब क्या, जैसे कि अभी नाउ डे जो मेन कमाई है सीए का आईपी में, दैट इज क्या, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स। क्या है? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स। सीएस वाले लोग इसको अच्छे से और पढ़ेंगे। राइट तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स में जो वाली कमाई है ना वो कहीं नहीं है। दूसरा, वैल्यूअर, वैल्यूएशन का काम गजब का। तो ये सब चीजें, मैं ये नहीं बोला आप प्रॉपर कोर्स करो, नहीं भाई, आप उसके बारे में नॉलेज दोगे ना तो ऑटोमेटिक वो काम करते हो, ये सब काम सीए ही करता है। लेकिन दिक्कत क्या है ना कि बहुत सारे सीए बन गए ना, वो इंटरेस्ट नहीं लेते, हम पढ़ लिए अब नहीं पढ़ेंगे, हमको ध्यान नहीं देना है। भाई साहब एक बुक्स अगर दिन के 1 घंटे पढ़ लेते हो, 30 दिन में आपके कम से कम सोचो ना, अगर 10 पेज दिन का पढ़ते हो तो 300 पेज का बुक तो 30 दिन में खत्म हो जाएगा ना। बोलो हाँ कि ना। तो उससे आपको जो बेनिफिट मिलेगा वो आपको फाइनेंशियली हेल्प करेगा। समझ पा रहे हो? तो ये सब चीजें आपको आगे भी करनी चाहिए। ये नहीं कि हाँ फुल स्टॉप कभी मत डालना अपने आप में। राइट सीखने की ललक, और कभी ये मत बोलना मुझे सब आता है, आई एम लर्निंग।
राइट। अगर बोलते ना हमको सब कुछ आता है, मतलब यू आर शोइंग क्या, हम मेरे पास खत्म और मैं एरोगेंट हूँ, मुझे सब आता है, मुझे सब मुझे 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 सब पता है। नहीं, आई एम लर्निंग। बात समझ पा रहे हो? चलिए, तो यहाँ पे एक लाइन थोड़ा लिखिए ना एक बार। द कंपनी 2013 द कंपनीज एक्ट 2013 aims to improve corporate governance, simplify regulations, and strengthen the interest of investors. भाई ये आपने क्यों डाल दिया इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स? भाई साहब, ये भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एक बात तो आप लोगों ने स्कैम 92 तो देखा ही होगा। 1992 तो सोचो 1956 के बाद 92 आता है कि पहले आता है? बाद आता है। मतलब कंपनी 1956 के टाइम पे 92 स्कैम हुआ था। एंड कहने से उस स्कैम को अगर तुम थोड़ा सा देखो तो क्या आपको ये बात समझ आ रही है कि उस टाइम पे लॉ उतना स्ट्रॉन्ग, मतलब कि अगर उस टाइम पे जो इन्वेस्टर्स थे ना, दे ऑलवेज फेयर कि हम अभी वहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। जैसे देखो ना, अभी अगर तुम बात करो 2022 23 24 के बाद में, तो एवरीवन हैज अ डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट एंड मोर देन करोड़ अगर बोले तो न्यू और डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट ओपन हो रहा है। क्यों? बिकॉज नाउ वी फील मोर सिक्योर एज पर क्या लॉ, क्योंकि मुझे डर नहीं है। कि पहले क्या था भाई साहब, क्या मैंने आप लोग सत्यम घोटाला के बारे में थोड़ा सा बात किया था क्या? नहीं ना। तो थोड़ा थोड़ा सा मैं बता रहा हूं। सत्यम घोटाला मतलब सत्यम कंप्यूटर, राइट। ये एक ऐसी कंपनी है ना भाई साहब, इतना लूटा और इतना उन्होंने उन लोगों ने अपने अकाउंट्स को विंडो ड्रेसिंग किया। नाम सुना विंडो ड्रेसिंग? मतलब क्या, उसको बढ़ा चढ़ा कर दिखाना। मतलब ये रियल फिगर में बोल रहा हूं, उनका अगर प्रॉफिट था 60 करोड़ का ना, तो दे हैड डिस्क्लोज देयर प्रॉफिट रुपीज 600 करोड़ इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कितना? 600 करोड़। कितना? 10 गुना ज्यादा। अब सोचो, नॉर्मली अगर किसी कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है तो मेरे मन में क्या आएगा, यार इस कंपनी का कमाई ज्यादा है, मतलब क्या, इसमें पैसे इन्वेस्ट करो आगे बेनिफिट मिलेगा। अब इस कारण से लोग और शेयर परचेज करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। जब इन्वेस्ट होगा मतलब क्या, कंपनी का एमपीएस और बढ़ेगा, एमपीएस बढ़ेगा ना, हाँ कि ना। तो कंपनी ने किया क्या, प्रमोटर्स जो थे ना कंपनी के, वो धीरे धीरे अपना जो था ना खुद का होल्डिंग था, वो मार्केट में बेचते गए एक्स्ट्रा प्राइस पे। आज का मान लो जब उनको मिला, दैट वाज प्राइस मान लो 3 रुपए 4 रुपए था, ठीक है। अब प्रॉफिट ज्यादा बढ़ा के दिखाया, लोग इंटरेस्ट लिए, प्राइस हमेशा बढ़ते हुए गया एमपीएस। जब एक थोड़ा सा क्लाइम पे बढ़ गया ना, तो जो प्रमोटर है वो खुद अपना शेयर मार्केट में बेच दिए हाई प्राइसेस पे, कि पब्लिक तो ले रहा था ना, बोलो हाँ कि ना। एंड बाद में दे रियलाइज जो कंपनी का शेयर प्राइस 1000 रुपए जो पे दिख रहा था, एक बार में धड़ाक से गिर के 3 रुपए आ गया। जी हाँ, 3 रुपए। अब तुम थोड़ा सोच के देखो, अगर कोई आज का शेयर 1000 रुपए में एक शेयर खरीदे, करोड़ों इन्वेस्ट किया और वो एक बार में 3 रुपए पे आ गए, आपका तो हैप्पी बर्थडे। अरे बोलो हाँ कि ना। तो ये तो स्टोरी वहां पे हुआ था ना, राइट। तो उन सब चीजों के लिए भी भाई साहब जो इन्वेस्टर्स हैं, इसका जैसे मान लो आज के डेट में अगर मैंने कहीं भी शेयर मार्केट में, जैसे मान लो मेरे कुछ शेयर सुजलर एनर्जी एंड ब्ला ब्ला बहुत सारा कंपनी में इन्वेस्टेड है, तो आज मैं आई एम फीलिंग सिक्योर। भाई साहब कुछ मुझे किसी चीज का डर नहीं है। क्यों? बिकॉज उसके लिए सेबी एक्ट 92 है जो देख रहा है, कंपनी एक्ट भी है जो स्ट्रांग है, जो नॉर्मली देख रहा है। मतलब अभी मेरा जो स्टेक है ना हमेशा क्या है, प्रोटेक्ट है, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। बट उस टाइम पे टेंशन थी। और मुझे आज यही पता है कि अगर मान लो कंपनी डूबती भी है ना, तो मेरा पैसा तो भाई मुझे मिल जाएगा। क्यों? बिकॉज कंपनी ने वहां का जो कंपनी का प्रॉपर्टी है उसे बेच के पैसे मुझे मिल जाएंगे। तो मेरे पास थोड़ा सा टेंशन कम है कि नहीं है? कम है। लेकिन उस टाइम पे जो किए थे भाई, कितने लोग तो सुसाइड कर लिए थे। सोचो अगर था ना, देखो अगर किसी को दिख रहा है कि यार प्राइस इतना बढ़ रहा है, तो दे आर लाइक कि सब कुछ बेच के वहां पे लगा दो,
हाँ कि ना, अब बेच के लगा दिया धड़ाम से नीचे, अब वो आदमी क्या करेगा सोचो। बहुत तो कर्जे लेके भी हम शेयर मार्केट में हम गैम्बलिंग करते हैं, राइट। तो ये सब चीजें थी। और इवन जब सत्यम घोटाला जब हुआ, जो सत्यम जो कंप्यूटर में जो मैंने बात की उसका जो ओनर था, उसके माइंड में भी जो चीजें चल रही थी ना, वो कुछ और ही चल रही थी। मतलब क्या, बेंगलुरु का ये नॉर्मली स्टोरी है, अब पता नहीं है जो कंपनी बेंगलुरु बेस है, राइट, बेस है नहीं थी, ठीक है ना। अब उस टाइम पे क्या था ना कि उसके आसपास में जो मालूम चला कि यहाँ पे मेट्रो का लेन बिछने वाला है, उसका जो प्लान था, तो आसपास का जो जमीन है जहां से मेट्रो का लेन जाने वाला है, ही हैज लाइक पागलों की तरह जमीन एक्विजिशन करना शुरू कर दिया था बंदे ने। और जो जो पैसे आ रहे थे ना, शेयर एमपीएस जो बढ़ रहा था, जो इन्वेस्ट हो रहा था, वो सारे पैसे कहां गए, लैंड एक्विजिशन में। बाद में आफ्टर सम सर्टेन टाइम दे गॉट टू नो, यार वो तो मेट्रो का जो प्लान था ना, कैंसिल हो गया। अब सोचो आपके मन में क्या था, लैंड अभी खरीद लो, मेट्रो लेन आएगा, प्राइस बढ़ेंगे, कमा के जो प्रॉफिट मैंने बढ़ा के दिखाया ना, मैं उसको एवरेज कर लूंगा। अब कहां से दिखाओगे। जब ये स्टोरी, जब मेट्रो का लेन जब बंद हो गया ना, मतलब कि ये सब चीज सोचो, 4-5 साल चला, दिन बाद में दे गॉट टू नो, अरे यार ये तो कंपनी ये काम कर रही थी। बाद में जब अरेस्ट वगैरह हुआ तो बंडा खुला कि ये सब स्टोरी था, राइट। तो इस कारण से जो इन्वेस्टर्स के जो नॉर्मली इंटरेस्ट थे, रेगुलेशन को सिंप्लीफाई करना की, ताकि तुम बिफोर इन्वेस्टिंग आप उसको देख सको, खुद से पढ़ सको, समझ सको। और क्या, कॉर्पोरेट गवर्नेंस मतलब क्या, जो जो लोग उसमें इन्वॉल्व है, मतलब जो डायरेक्टर्स हैं, जितने भी पर्सन जो कि केएमपी हैं, उन सब लोग क्या रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल रहेंगे उन सारी चीजों के लिए, राइट। एंड दे हैव क्या, अकाउंटेबिलिटी रिगार्डिंग दिस, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट द कंपनी 2013 जो लाया गया। तो देख पा रहे हो क्या, प्रैक्टिकली चीजें कनेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, सब वही से आया हुआ है। आप लोग थोड़ा देखना है क्या, सतन कला के बारे में थोड़ा सा एक वीडियो दिखाऊंगा मैं। एक काम करना, रुको, मैं ना आप लोग के लिए एक वीडियो दिखाता हूँ, रुको रुको, मेरे आईपैड में, रुको, मैं आई एम ट्राइंग टू प्ले दिस, रुको रुको रुको। ये अच्छा वीडियो था एक तो, हाँ मैंने शायद, एक मिनट रुको, सत्यम घोटाला, ये देख लो, ये मैंने थोड़ा सा देखा भी था। भाई रुक जा भाई। सोचो फास्टेस्ट ग्रोइंग हो भी क्यों नहीं, जब 60 रुपए जब 600 करोड़ बनाओगे तो ग्रोइंग तो होगी ना। बताएं इन लोगों ने क्या किया था, इसे मतलब कि इवन जो था ना उसका सर्वेंट, ड्राइवर, उन सबके नाम पे लैंड एक्वायर कर रहा है। हम खुद के नाम पे नहीं कर सकते ना, इन लोग के नाम पे करेंगे। मतलब कि उसे कोई शायद कोई रिलेटिव बचा होगा जिसके नाम पे लैंड एक्विजिशन नहीं किया होगा।
एक बात बोलो, देन ये सब चीज आप लोगों को भी ध्यान देना पड़ेगा। आफ्टर क्वालिफाइंग सीए जब आप लोग ऑडिटिंग में जाओगे, आपको ये सब चीज देखना है, फाइंड आउट करना है। ये नहीं कि अगर किसी कंपनी ने सेम काम किया है तो 500 करोड़ दिखाया ना, काम करो 100 करोड़ हमको दे दें, हम साइन कर देते हैं। क्योंकि आपका एक वैसे बोला कि आप एक रिप्रेजेंटेटिव हो उस सारे इन्वेस्टर्स के। अगर आप ऐसे काम करते हो, पैसा मतलब क्या, उन सारे इन्वेस्टर्स को आप और बर्बाद करने के चक्कर में लग गए हो। तो ये आप लोग आफ्टर क्वालिफाइंग मत करना। नहीं तो सोचो, अगर इस कारण से अगर एक भी इन्वेस्टर सुसाइड करता है, मरता है, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉर्मली किस पे आएगा? और ये लाइन मैंने आप लोगों को पहले भी बोला है फाउंडेशन वाले लेवल पे, मैं फिर से बोल रहा हूं अभी, कि दुनिया का ऐसा कोई भी जब स्कैम होता है ना, अगर उसमें क्वालिफाइड सीए नहीं चाहेगा ना, तो 1 रुपए का स्कैम नहीं हो सकता है। मतलब कहीं ना कहीं एक सीए का भूमिका तो उसमें होती ही होती। देख रहे हैं, तो एक साथ में दो दो काम। अच्छा, आप लोग सुने हो ना, इशू ऑफ शेयर्स कंसिडरेशन अदर देन कैश। आपने सुना है ना, इशू ऑफ डिवेंचर, सॉरी, इशू डिवेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, दैट इज व्हाट। सोचो, जो आप पढ़ते हो सब तो रियल में होता है कि नहीं होता है? सब होता है। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कहाँ पे कैसे क्या हो रही है, राइट? तो सोचो, खुद का शेयर्स मॉर्गेज भी रख दिया, लोन भी ले लिया, और सुनो एक बात और, जो लोन लिया ना, उस लोन का भी यूज लैंड एक्विजिशन में और लगा दिया। मतलब दे आर लाइक, बोलते ना, मैड बिहाइंड द टू एक्वायर द प्रॉपर्टी एंड लाइक लैंड। एकदम पागल थे ये दोनों के दोनों भाई। जब मैं आपको कंपनीज आगे थोड़ा सा पढ़ाऊंगा ना, तो एक और चीज मैं आपको बताऊंगा। बोलो क्या? आप पढ़े सलमन वर्सेस सलमन? तो भी जो कंपनी बनी थी, जो 7 लोग रहते हैं मेंबर, कौन रहते हैं? अपने तो खानदान रहता है। तो भाई साहब, वो तो भाई खानदान, ये तो भाई नौकर को भी बना दिया वर्कर, आजा बन जा डायरेक्टर। और नाउ डे अगर आपको बताऊं, तो अभी के डेट में बहुत सारे सेल्स इनवॉइस, परचेज इनवॉइस, अभी तुम जाओ ना बड़ा बाजार में, सेल परचेज इसका भी होता है। हैव यू हर्ड? आपका 1.5 पैसा, 2 पैसा, 1.20 पैसा, 1.2 पैसा, इस पे आपका इनवॉइस परचेज होते हैं, सेल होते हैं, जस्ट टू मैनिपुलेट कौन सा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सोचो, अगर मैं परचेज दिखाऊंगा ना, अगर मैं सेल्स दिखा रहा हूं तो परचेज तो दिखाऊंगा ना, तो परचेज के लिए मुझे फेक इनवॉइस मिल गया। उस में मतलब सपोर्ट मेरे पास परचेज भी आ गया, और सेल्स तो मैंने बढ़ा के दिखाया ही है। मतलब मान लो मैंने परचेज दिखाया 10 रुपए का, सेल्स दिखाया 20 रुपए का, डबल प्रॉफिट, विच इज एक्चुअली पॉसिबल। दैट इज वाई।
इन्होंने अब जो सोचो, जब सेल्स करेंगे तो पैसे आएंगे, पैसे कहाँ गए? बोला कि सुन भाई साहब, मेरे पास ये रहा डॉक्यूमेंट, हमने एफडी किया है, रेकरिंग डिपॉजिट किया है, कैश रिजर्व पड़ा हुआ है। कहाँ पे? बैंक में। बैंक में कहाँ से? डॉक्यूमेंट्स देखिए मेरे पास में है, दैट इज क्या? फेक डॉक्यूमेंट्स। जी हाँ, एकदम पॉसिबल है भाई साहब। अगर एक बात, अगर मुझे 500 करोड़ का काम करना है, 5 करोड़ खर्चा ही करना पड़े तो क्या ही फर्क पड़ता है? सोचो, अगर तुम लगता है 5 करोड़ आने वाले हैं, 5 करोड़ जाने वाले हैं, कोई फर्क पड़ने वाला है? सोचो, जो शेयर प्रमोटर के पास होता है वो अपना शेयर बेच के हटाया, खत्म किया कहानी, लो भाई लो जा, ले जा ले जा, मेरे पास नहीं चाहिए। हाँ कि ना? और लेने के बाद दे हैड डन दिस, राइट? पता है, एट लास्ट इन लोगों को मालूम, बोलते इन्वेस्टर्स को शक तब हुआ जब देखा गया प्रमोटर्स अपना शेयर धीरे धीरे क्यों बेच रहा है। इसलिए इसलिए जब आप इन्वेस्ट करते हो ना, तो देखना कि जो शेयर है उसका उसका कितना परसेंट प्रमोटर होल्ड किया है, और देखते रहना क्या प्रमोटर शेयर बेच रहा है क्या। दैट इज द की पॉइंट। नॉर्मली अगर प्रोडक्ट को पता है भाई सर, सुनो, अगर मेरी कंपनी है और उस भरोसा मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? और मैं अपना शेयर खुद का बेचूंगा जब मुझे खुद नहीं भरोसा मेरी कंपनी पे। जब मुझे भरोसा है मेरी कंपनी पे, देन आउट क्या भैया, मैं उसको भाई और होल्ड करूंगा ना कि मैं मार्केट में सेल करूंगा, और जब मुझे दिख रहा है कि और प्राइस बढ़ रहा है तो मैं तो और भी सेल ना करूं। लेकिन जब आप सेल कर रहे हो, मतलब क्या, आपको सब पता है। समझ रहे हो? मतलब अपना ही दूसरी कंपनी को खरीद के, तो ये कितना गलत है। चलो समझ गए विंडो ड्रेसिंग क्या होता है? पैसे कहाँ थे? सारे पैसे तो प्रॉपर्टी में थे। और जब सोचो, अगर इसके पास कैश होते तब तो ये कर ही लेता ना। दिक्कत तो कैश नहीं था ना। सारे प्रॉपर्टी तो, जो पैसे कहाँ है? प्रॉपर्टी में है, एंड प्रॉपर्टी का प्राइस तो धड़ाम से नीचे चला गया, तो जो आपका गैप फिल करने का ऑप्शन था वो तो खत्म हो चुका ना। देखो, भागना तब है ना, और भागने के लिए कम से कम 1000-2000 करोड़ चाहिए ना। अगर देखो दूसरे कंट्री में जा रहे हो तो दूसरा कंट्री आपको अपने यहाँ शरण तब देगा जब उसको आपसे अच्छा खासा अमाउंट मिलेगा। आज के डेट में जो विजय माल्या यूके में है, पता सबको है, वो उसको लेके यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है लोग, या फिर लेके आ क्यों नहीं पा रहा है? बिकॉज दैट पर्सन इज अ सिटीजन ऑफ द यूके, और वो यूके के इकोनॉमी में बहुत बड़ा अपना एक कंट्रीब्यूशन कर रहा है, दे रहा है। तो वहां का जो गवर्नमेंट है, यहाँ का इंडियन गवर्नमेंट थोड़ी ना है भाई साहब, तुम हमको टैक्स भी दो, हम तुमको, तुम मर जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां पे फर्क पड़ता, वो लोग ऐसा नहीं होने देता। सेम चीज दुबई के अंदर में है। अगर दुबई में, पहला बात कि इतना टैक्सेस भी नहीं है, दूसरी बात ये, अगर टैक्स ले रहा है ना तो उसके बराबर करें, उसके डबल का आपको बेनिफिट एज इंडिविजुअल मिलता है। और वहां के जो लीगल जो लॉ है ना, वो गजब का है, गजब मतलब गजब का।
चाहे वो तुम्हारा ट्रैफिक क्या हो, चाहे बहुत सी चीजों को लेके, राइट। तो दैट इज द थिंग। बात समझ पाए? चलो आगे बात करें। अब चलो इतना जब आप लोग समझ गए तो शायद आप लोग को ये जो मेन कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मीनिंग है, आई होप ये तो आप लोग पूरा पूरा समझ गए होंगे कि ये किसका मीनिंग क्या होता है और रेगुलेशन को सिंप्लीफाई करने का रीजन क्या था। फाइन। तो कंपनी जब 2013 लाने का जो मेन मोटिव था, इज दैट क्लियर? फाइन। चलिए दूसरा अगला थोड़ा पॉइंट बात करते हैं भैया। जब ये बात कर रहे हो तो हम लोग को अगर मान लो कोई हमसे पूछे कि कंपनी जो 2013 आया, इसको लाने के लिए अगर मेन मेन एडवांटेज बात करोगे तो क्या क्या एडवांटेज हुआ, तो आइए हेडिंग दीजिए ना, एडवांटेजेस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। पहला सबसे बड़ा अगर मैं एडवांटेज बात करूं ना, तो इन्होंने जो काम किया पहले के टाइम पे अगर देखो तो 1956 में अगर कोई भी कंपनी बनानी है तो आपके पास दो ऑप्शन है, इधर प्राइवेट और पब्लिक। हाँ कि ना? प्राइवेट कंपनी करना है तो आपको कम से कम 2 लोग चाहिए, बोलो हाँ कि ना? बट इन लोगों ने बोला सुन भाई, अगर कोई इकलौता पर्सन है ना, आंसर है हाँ, वो भी कंपनी बना सकता है। दैट इज क्या? ओपीसी। तो पहला जो मेन काम हुआ दैट इज क्या? इंट्रोडक्शन ऑफ ओपीसी। इंट्रोडक्शन ऑफ ओपीसी दैट इज क्या? 1% कंपनी। ठीक है। दूसरा अगर मैं एडवांटेज बात करूं तो इन लोगों ने कंपनी जब 2013 जब लाया तो इस एक्ट को बहुत ही कंसाइज कर दिया, राइट। जिसके अंदर में अगर बात करें तो जो मैंने बोला ना कंसाइज इन द सेंस क्या, जो आपका 658 सेक्शन था उसको इन्होंने छोटा करके कितना कर दिया? 470। हाँ कि ना? ताकि जो चीजों को और कंसाइज में कोई भी देख पाए, पढ़ पाए। हाँ कि ना? तो ये उन्होंने किया। दैट इज क्या? एक्ट हैज बीन concise that is only 470 sections, 29 chapters and 7 schedules। इन्होंने ये काम किया। तीसरा चीज जो उन्होंने काम किया कि जो भी आपके पहले जो मैंने बात किया ना, कौन सा? जो भी आपके फाइन्स एंड पेनाल्टीज थे उसको इन लोगों ने इंक्रीज कर दिया, कि जो जो फाइन्स और पेनाल्टीज जो पहले कम थे उसको और इंक्रीज कर दिया गया, ताकि कोई भी कंपनी अमाउंट को लेके ये नहीं कि भाई साहब कंप्लायंस ही नहीं फुलफिल कर रहा है, आराम से करेंगे, जो डेट्स के अंदर में काम करना चाहिए वो लोग ना अपना डेट को ही फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये सब चीजों के कारण उन्होंने क्या किया कि जो भी अमाउंट थे फाइन्स का उन्होंने इंक्रीज कर दिया। इवन इवन सुनना, यहाँ पे लोगों ने जेल का भी प्रोविजन हर केस में डाल दिया कि अगर अभी करते हो तो आपको जेल भी होगी। और इसी कारण से अगर बात करूं तो जो सुब्रतो राव सहारा वाले अभी भी जेल में है, ड्यू टू दिस ओनली। जाना क्या? तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस लाने के साथ में ये जो चीज इंक्रीज किया गया, ये बहुत ही इन्वेस्टर को सेफगार्ड भी किया है। लेकिन हाँ, सहारा जब आया था ना, उसका कंसेप्ट बहुत अच्छा था, लेकिन कंसेप्ट चला नहीं। दूसरा, वो जो पैसे लेकर जो उसको इन्वेस्टमेंट करने थे ना, वो प्रॉपर इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाया। जो कि आप लोग जब एफएम पर हो गया ना, तो आप लोग को एफएम में पक्का से दो चीज टीचर आपका बात करेगा। पहला चीज ये कि फंड्स का जो मैं प्रोक्योरमेंट कर रहा हूं, फंड्स जो मैं ला रहा हूं, सिर्फ लाना बड़ी बात नहीं है। पब्लिक के पास गए, हम फंड्स तो लेके आ रहे हैं, सहारा ने सेम किया, फंड्स तो लेके आ रहा था, लेकिन उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन वो नहीं हो पा रहा था। जब यूटिलाइज होगा ही नहीं तो आप उसको वापस दे ही नहीं पाओगे, कमा ही नहीं पाओगे, तो करके क्या फायदा? बोलो हाँ कि ना? तो ये चीजें भी आपको एफएम में कनेक्ट करेगा, वो आपको देखने को मिलेगा। डन है क्या? चौथा चीज इन्होंने जो काम किया सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज क्या? व्हिसल ब्लोअर कंसेप्ट इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। दैट इज क्या? व्हिसल ब्लोअर कंसेप्ट इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है ना? व्हिसल ब्लोअर कंसेप्ट इंट्रोड्यूस्ड। तो इन लोगों ने ये भी काम किया। अच्छा, आप लोग बोलोगे ये व्हिसल ब्लोअर क्या होता है? हैव यू हर्ड अबाउट दिस वर्ड अर्लियर? क्या होता है? एक लाइन लिखो इसके लिए, सुनो। व्हिसल ब्लोअर जो है ना, ये नॉर्मली एक पर्सन होता है। कौन है भैया? पर्सन। ये जो पर्सन है ना, हु कुड बी कौन सा? कंपनी का एम्प्लॉय, या इवन ये गवर्नमेंट का एजेंट भी हो सकता है, जिसका काम क्या है? असल कंपनी के बारे में पब्लिक को बताना। काम क्या है? कंपनी के बारे में क्या है? पब्लिक को बताना, दिखाना कि भाई साहब सुनो, कंपनी में ये हो रही है, कंपनी में हो रही है। बोलो ये कौन होगा? या तो कंपनी का एम्प्लॉय, एम्प्लॉय कहने से ऑडिटर,
अरे बोलो हाँ कि ना। ऑडिटर जो है जनरल मीटिंग में बताएगा ना कि सुन भाई, ए शेयर होल्डर, ए इन्वेस्टर, कंपनी में इतना काम हुआ, ये प्रॉफिट हुआ है, मैंने इस पे अपना ऑडिट रिपोर्ट दिया, इसमें मैंने साइन किया है, बोलो हाँ कि ना। तो इसके बारे में बताएगा ना किसको? पब्लिक को, राइट। इसलिए देखना, आप किसी भी कंपनी का अगर चाहो ना तो आराम से ऑडिट रिपोर्ट चेक कर सकते हो, कंपनी की वेबसाइट पे जाओ, जाकर वहां से डाउनलोड कर सकते हो। हाँ, कुछ नॉमिनल फीस लगता है, आप देखो वहां पे देख सकते हो कि कंपनी का परफॉर्मेंस क्या है और क्या क्या स्टोरी वहां पे चल रहा है। हाँ कि ना। इवन जो ऑडिटर है उन्होंने क्या क्या अपना ओपिनियन दिया है उसके ऊपर में, वो भी आपको देखने को मिलेगा। ध्यान है क्या? चलो सुनना, एक लाइन थोड़ा इसमें लिख लो, व्हिस्टल ब्लोअर में यहाँ पे एक लाइन थोड़ा सा आप लोग लिख लो, अच्छा रहेगा, आप लोग अच्छा रहेगा। लिखो, अ व्हिस्टल ब्लोअर, अ व्हिस्टल ब्लोअर इज अ पर्सन, a whistleblower is a person who could be an employee of a company, who could be an employee of a company, or a government agency, or a government agency, or a government agency disclosing information to the public, disclosing information to the public। फाइन, चलिए, हाँ, टू द पब्लिक। फिफ्थ पॉइंट जो इन्होंने काम किया, दैट वाज, अभी जो बात किया बोले कौन सा? कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंट्रोड्यूस्ड, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ऐसे वन, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंप्रूव लिखो, इंट्रोड्यूस नहीं, इंप्रूव्ड, इंप्रूव्ड, ठीक है ना। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस अगर आपसे कोई बोले तो क्या बोलोगे? समझाओ मुझे। वो ठीक है, एक और चीज बोलो, अच्छा चीज बोलो। इससे देख के आपको क्या लगा? मतलब क्या कि जो जो कंपनी के अंदर पर्सन इन्वॉल्व है, दे शुड बी क्या? अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल। हाँ कि ना। एंड दे हैव टू मेड द थिंग्स क्या? ट्रांसपेरेंट। जो चीजें जो है, जो पार्टीज, जो इन्वेस्टर्स है, उनको नॉर्मली सही चीजें बताओ। दैट इज क्या? कॉर्पोरेट गवर्नेंस। वहां पे प्रॉपर्ली देखो कि वो स्थापित है कि नहीं है। डन है क्या? एक लाइन लिखो इसमें भी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेके यहां पे और लिखो, लिखो, इट डिफाइंस, it defines who has power, who has power and accountability, who has power and accountability, and 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 who makes decisions, and who makes decisions. They have to, they have to responsible, they have to responsible, and things should be transparent, and things should be transparent। बोलो डन। तो ये आपके 5 मेन पॉइंट्स थे जो आपके एडवांटेजेस को लेकर डिस्कस करता है, बात करता है। फाइन, यहां तक समझ पा रहे? राइट। चलिए, अब एक बात करते हैं भैया, क्या सोचो, जब आपके एडवांटेजेस हैं तो कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स भी होते हैं, हाँ कि ना। तो भैया आपको कंपनी 2013 देखकर आपको क्या लगता है इसका मेन ड्रॉबैक्स क्या है? तो मेरे से अगर बात करोगे ना तो मैं बोलूंगा इसके जो मेन 2 ड्रॉबैक्स है। सबसे बड़ा ये है ना कि इन लोगों ने ये काम किया ना कि जो अमेंडमेंट है ना, दैट आर कीप्स ऑन कमिंग, मतलब उसका अभी भी लिमिटेशन उन्होंने कुछ किया नहीं है, राइट। जो आज है वो कल रहेगा कि नहीं, खुद नहीं पता उन लोगों को, हाँ कि ना, राइट। तो ये चीज जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, तो इसके लिए क्या है ना कि जो बच्चे, जो आप लोग पढ़ रहे हो, या जो लोग सोचो ना, जो जो प्रोफेशनल है, जो काम कर रहे हैं, जो की प्रैक्टिस में है, उनको भी तो पढ़ना पड़ेगा, उनको भी तो अमेंडमेंट रहना पड़ेगा, हाँ कि ना। तो ये सब चीजें थोड़ा सा अच्छी नहीं लगती मुझे। दूसरा चीज, इन लोगों ने अगर बात करें तो जैसे थोड़ा पहले मैंने बात किया, उस टाइम पे सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। तो इन लोगों ने अपने अकॉर्डिंग, अपने फायदे के अकॉर्डिंग, उन लोगों ने अपना जो द वर्ड रिलेटिव का जो डेफिनेशन है, उन लोगों ने उसको और नैरो कर दिया। वे ऐसा क्यों, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो?
हाँ जी, रिलेटिव का डेफिनेशन उन्होंने नैरो कर दिया। वे क्यों किया, क्या हुआ था आप लोगों को पता है? बीच में जब 2014 का जब इलेक्शन होने वाला था, उससे पहले ना एक मार्केट में बहुत बड़ा अफवाह उड़ रहा था, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो। दैट इज क्या? राहुल गांधी एंड वाड्रा, उसका जीजा, वैसे रॉबर्ट वाड्रा भूल गए क्या? रॉबर्ट वाड्रा नहीं समझे क्या? राहुल गांधी एंड रॉबर्ट वाड्रा वे आर डीलिंग विथ टुगेदर, और उन लोगों के माथे पे लैंड एक्विजिशन का बहुत बड़ा भूत सवार हुआ था। डोंट यू नो? आप लोगों को नहीं पता क्या? तो भाई साहब अब सुनो क्या हुआ था। मैं आपको जो सिंपल सी बात कर रहा हूं, कहानी अगर देखे तो भाई मुझे किसी ने बताया नहीं, बट देखकर जो लगता है वो मैं बता रहा हूं आपको। वो ये लगता है कि जब हुआ क्या, कि जब पहले था कि जब डेफिनेशन रिलेटिव की बात करते हो ना, तो उसमें आपके जो लोग इन्वॉल्व है, जैसे मान लो मेरा जीजा, क्या मेरा रिलेटिव में आएगा? बोला कि नहीं आएगा, नहीं आएगा। आंसर नहीं, वे पहले था कि हाँ जी आएगा, पहले था क्या आएगा। और रिलेटिव के साथ में आप बहुत जगह देखोगे कि रिलेटिव के साथ में अगर कोई भी आपका रिलेटिव है ना, तो वो आपके कंपनी में या सब्सिडरी में, होल्डिंग में इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन दोनों को साथ में डील करना है। तो अगर साथ में डील करना है मतलब क्या, कि इनका इन्वेस्टमेंट उसमें हो नहीं सकता है, लेकिन उनको तो करना है ना। तो उन लोगों ने किया क्या, रिलेटिव का जो डेफिनेशन है वो क्या है? तो सोनिया गांधी बोली होगी एक काम करते हैं ना, कैन वी डू द चेंजेस इन रिलेटिव डेफिनेशंस? बोले यस मैम। और मैम के कहने पर बोला एक काम करो, जब वहां पर ले रहे हो ना तो एक काम करो, देखो जो उन्होंने एक रूल 4 करके प्रिस्क्राइब किया। रूल 4 में बोला देखो भाई साहब, अगर आपका कोई भी स्टेप मदर है, आएंगे, मदर है तो आएंगे, मदर स्टेप मदर आएंगी, फादर स्टेप फादर आएंगे, डॉटर स्टेप डॉटर आएंगी, हाँ कि ना? अब सुनो, सन है तो सन की वाइफ भी होगी, बोलो हाँ कि ना? तो स्टेप सन्स वाइफ नहीं होता, स्टेप सन सन दोनों आएगा, लेकिन सन्स की वाइफ यहां पे कवर किए। सेम चीज डॉटर एंड डॉटर हस्बैंड, तो डॉटर हस्बैंड उन्होंने लिया ही नहीं। डॉटर हस्बैंड मतलब बेटी हुए ना, उनके हस्बैंड रॉबर्ट वाड्रा, लेना ही नहीं है, राइट? तो दे हैड मेड चेंजेस देयर, इन लोगों ने और वहां पे चेंजेस करके हटाया उसको। बात समझ रहे हो क्या? तो ये इसके ड्रॉबैक्स रहे हैं जो यहाँ पे देखने को मिलता है, राइट? तो एक बार हेडिंग लगाओ ना, मतलब कि सुनना, आज के डेट में क्या मैं अपने जीजा के साथ में कोई करूं ट्रांजेक्शन? आंसर है हाँ। क्या मेरा रिलेटिव है? नहीं। जाके बोलना मत अपने जीजू को, तुम लोग हो तो आप मेरे रिलेटिव में नहीं आते हो, एक कंपनी एक्ट बोलता है हाँ कि ना, बट नॉर्मली दे आर रिलेटिव, बट एज पर द कंपनी वो लोग नहीं आता है। फाइन, चलिए एक बार हेडिंग दो ना, ड्रॉबैक, ड्रॉबैक ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो इसमें बोलो कितने पॉइंट है? तो 2 पॉइंट भी आपने बोला। एक, सबसे पहला क्या है, अमेंडमेंट्स आर कीप्स ऑन कमिंग, आते ही रहेगा और आगे भी आते रह रहा है, एंड द डेफिनेशंस ऑफ रिलेटिव रिलेटिव मेड नैरोअर, मेड नैरोअर। ठीक है भैया, एक काम करो ना, जो आपने बताया तो रिलेटिव का डेफिनेशन भी करा ही दो। तो आ जाओ, रिलेटिव का डेफिनेशन में मैं ले लेता हूं। सुनो ना, इसका जो डेफिनेशन है ना, ये बात करता है सेक्शन 2 क्लॉज 77। कौन सा आपका जो है डेफिनेशन कहां पर रिलेटिव का? सेक्शन 2 क्लॉज 77। वे क्या बोला, इन्होंने बोला रिलेटिव मीन्स, रिलेटिव मीन्स, पहला पहला बोला कौन सा? जो भी आपके हस्बैंड एंड वाइफ है, तो ये तो आपके रिलेटिव होंगे कि नहीं होंगे? वे सबसे बड़ा। दूसरा, जो भी आपके एचयूएफ के मेंबर्स हैं, मेंबर्स ऑफ एचयूएफ, ये लोग भी यहां पे कवर होंगे। फिर बोला ये लाइन तीसरा, सच अदर मेंबर, सच अदर मेंबर या अदर पर्सन करना अच्छा रहेगा, सच अदर पर्सन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। वर्ड आ गया ना, कौन सा?
एज में बी प्रिस्क्राइब, और आपने खुद पढ़ा बताया कि भाई साहब अगर एज में प्रिस्क्राइब है तो वहां पे कौन करेगा, अच्छा कौन देगा, कौन बनाएगा, सीजी। अब बात समझ गए मैंने क्यों बोला था, दैट इज वाई। ये आपको बहुत जगह दिखाई देगा, एज में प्रिस्क्राइब जो है ना, ये आपको बहुत जगह दिखाई देगा। तो उन लोगों ने बोला एक काम करते हैं, जब बोला है प्रिस्क्राइब तो कर देते हैं। कहां पे, तो इन लोगों ने रूल 4, कहां पे, रूल 4 बनाया, एंड रूल 4 के अंदर में इन्होंने प्रॉपर्ली बता दिया किसके बारे में, अदर पर्सन के बारे में, जो आपके रूल 4 के अंदर बात करेंगे। तो लिखो, रूल 4 हैज प्रिस्क्राइब द फॉलोइंग, रूल 4 हैज प्रिस्क्राइब्ड द फॉलोइंग। मैं किस किस को, तो लिखो पहला फादर एंड मदर, फादर एंड मदर ले लेंगे, आंसर है हाँ जी। दूसरा बोला यहां पे ब्रदर सिस्टर लेंगे क्या, आंसर है हाँ भाई, इसको तो ले ही लो, बहन को थोड़ी रिलेटिव्स के हटाएंगे, ठीक है ना। फिर वो सुनो ना, तीसरा सन एंड सन्स वाइफ, सन एंड सन्स वाइफ। चौथा 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 डॉटर एंड डॉटर हस्बैंड, डॉटर एंड डॉटर्स हस्बैंड। अब बताओ क्या सिस्टर एंड सिस्टर्स हस्बैंड दिया है क्या यहाँ पे समझे, दिस इज व्हाट। और हाँ यहाँ सुनो, यहाँ फिर से मैं बोला भाई जो आपके स्टेप मॉम मॉम डैड आएंगे, स्टेप ब्रदर सिस्टर आएंगे, स्टेप सन आएगा, ठीक है ना, स्टेप सन भी आएगा, डन है क्या। हाँ स्टेप सन्स वाइफ नहीं होगी, ध्यान रखना। स्टेप डॉटर बोला नहीं लेंगे, डॉटर हस्बैंड लेंगे, हाँ कि ना। तो अगर आपसे कोई बोले रिलेटिव में कौन कौन आएगा तो क्या बोलोगे, फादर मदर स्टेप उसमें ले लेंगे, ब्रदर सिस्टर स्टेप ले लेंगे, सन एंड सन्स वाइफ, सन में स्टेप सन्स भी लेंगे, डॉटर डॉटर हस्बैंड लेंगे, ठीक है, सिंपल सी बात है ना। स्टेप डॉटर के बारे में बात हुआ है और ना ही यहाँ पे सिस्टर्स हस्बैंड के बारे में बात हुआ है, क्योंकि सिस्टर का हस्बैंड जीजा है ना, मैंने क्या बोला उनको रखना ही नहीं है, तो उन्होंने रखा भी नहीं। बात समझ गए ना, यहाँ तक ठीक है ना। लेकिन हाँ एक बात और, सुनो सुनो सुनो, अगर सोनिया गांधी डील करती है तो क्या सोनिया गांधी और जो उनके मतलब कि बेटी के हस्बैंड है, क्या दोनों रिलेटिव हैं, बोला हाँ वो रिलेटिव है, डॉटर्स हस्बैंड है कि नहीं है ना, लेकिन सिस्टर्स हस्बैंड क्योंकि राहुल वाड्रा को। चलो बात समझ गए यहाँ तक, क्लियर है। चलो अब थोड़ा सा एक काम करते हैं, आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स एंड वांटेड कि यहाँ तक जो देखा ना एक बार जस्ट क्विक रिकेप कर लो, एक बार फटाफट गो थ्रू कर लो जल्दी से। अच्छा आप लोगों ने अगर ध्यान दिया हो तभी तक मैंने कंपनीज का डेफिनेशन नहीं पढ़ाया, कहाँ पढ़ाया, अभी तो पढ़ाएगा, बहुत बड़ा डेफिनेशन है भैया। आप तो 220 में एक लाइन बोल के वो एक लाइन बोल के हट गए थे, वो पुरानी टाइम थी। अभी कंपनी का डेफिनेशन अलग लेवल पे आएगा और बहुत मजेदार आएगा।
फाइन, चलिए। अच्छा, अगर आपसे बोले कि ये जो आपके पास में फादर मदर इसके अंदर लिखा हुआ, बोलो कहाँ पे, एज पर कौन सा रूल 4, ये तो ध्यान रखना, अगर याद रहे तो अच्छी बात है, ठीक है ना, बिकॉज रूल 4 के अंदर में इसको डिफाइन किया गया है कि जो अदर पर्सन है उसमें कौन कौन लोग यहाँ पे आएंगे। हाँ, कौन सा बेटा पॉइंट, नहीं तो हाँ बेटा वो आगे आएगा, मैं भूला कुछ नहीं हूँ। अच्छा, आप ये बोले चलो कि भैया आप जब यहाँ पे एडवांटेज बताए ना, तो हम लोग को बताया था कि वी वांट टू इंट्रोड्यूस्ड, उसके लिए मुझे अलग से बात करना, इसलिए मैंने उसको रोक दिया। शाम बात सब बताएंगे, हमको लगा डेफिनेशन मैंने कुछ गलत किया क्या। चल आगे बात करें, अब अगला थोड़ा सा पॉइंट को लेके बात करते हैं। चलिए अब बात करते हैं प्रॉपरली डेफिनेशन को लेके, ठीक है ना। इसको क्या हो रहा है बार बार, नहीं रहे, यहाँ से वायर हिल जा रहा है ना, बेटा हिला मत करो। चलिए अब एक काम कीजिए, सबसे पहले हम लोग एक बार डेफिनेशन को लिखेंगे एंड फिर एक एक करके सारी बातों को लेके करेंगे। तो सुनो, पहले पहले लिखो, कंपनीज एक्ट 2013 कंपनीज एक्ट 2013 is apply to every company। ये जो 2013 एक्ट है, ये बोलो किसको अप्लाई भैया, आंसर है सारे कंपनी को अप्लाई है, which is incorporated under Companies Act 2013 or any other previous कंपनी लॉ, ठीक है ना। मतलब जो कंपनी 2013 है उन सारे कंपनी को अप्लाई होता है जो कंपनी 2013 या इससे पहले जो प्रीवियस कंपनी लॉ है उन सब में रजिस्टर्ड है। मतलब क्या है कि अगर आप कंपनी हो, अगर आप इनकॉर्पोरेट हो, बोलो कहां पे, या तो 2013 में या इससे पहले के किसी भी एक्ट में रजिस्टर्ड हो, तो आपको मैं कंपनी मानूंगा। और अगर आपको मैंने कंपनी माना तो आपके ऊपर में जो कंपनी 2013 है इसके सारे प्रोविजन अप्लाई किए जाएंगे और आपको फॉलो भी करना होगा। फिर क्या बोला तुम, पड़ेगा, ठीक है ना। हमको लगा नहीं होगा, तुम बोला, ठीक है ना। अब अगर बात करें तो इसके जो प्रोविजन है, तो बोलता है भैया एक बात हो, किस किस को अप्लाई होगा, मतलब ये जो प्रोविजंस की बात किया कंपनी 2013 का, तो किसको अप्लाई होगा, तो बोला कंपनीज को। तो भैया कौन सी कंपनी को, क्या पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, बोला ये तो कोई कंपनी के पार्ट्स में आता नहीं है, तो अज्यूम्ड है कि मानना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लीजिए अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी है, अगर कोई बैंकिंग कंपनी है, अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, या अगर ऐसी कोई भी कंपनी है वो जिस क्या इनकॉर्पोरेटेड बाय द स्पेशल एक्ट, तो क्या उनको भी अप्लाई होगा क्या, बोलता है हाँ, बोलता क्या है हाँ, 2013 इज गोइंग टू अप्लाई टू एवरी कंपनी, इरेस्पेक्टिव कि आप कहां पे हो, कैसे हो, फर्क नहीं पड़ता। भैया अगर मेरा खुद का एक्ट है, तो जैसे मान लो इंश्योरेंस की बात करो, तो उसके लिए तो ऑलरेडी आईआरडीए है, तो वो अपना आईआरडीए फॉलो करेगा ना, आपका क्यों फॉलो करेगा। बोला देख भाई तू आईआरडीए फॉलो कर, मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन किसके लिए, अपने को चलाने के लिए ना। अरे बोलो हाँ कि ना। लेकिन अगर एज अ होल तुमको इसका भी तो प्रोविजन फॉलो करना पड़ेगा ना, या क्या पता तुम जो अपना आईआरडीए बनाया है उसमें कुछ ऐसा पॉइंट हो जो तुम्हारा लिखा ही नहीं हो, प्रोविजन दिया ही नहीं हो, तो वहां पे तुम क्या फॉलो करेगा, कंपनी 2013 को फॉलो करना पड़ेगा। सेम चीज अगर मैं अपना बैंकिंग कंपनीज को लेके बात करूं, तो उसके लिए भी बोलो क्या है, असल बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है 1949, तो बोलता है कि मैं तो फॉलो करूंगा। बोला सुन भाई वो फॉलो कर, लेकिन जो तुम्हारा एग्जिस्टेंस आया हुआ है एज पर तो कंपनी आया हुआ ना, बोलो हाँ कि ना। तो अगर कोई भी इनकंसिस्टेंसी है तेरे एक्ट में, तो वहां पे तुम किसको फॉलो करेगा, 2013 को फॉलो करेगा। मतलब ये जो एक्ट है दिस इज गोइंग टू अप्लाई क्या, एवरी अदर कंपनी एज वेल, बोलो हाँ कि ना।
अब यहां पे लिखो हेडिंग में द प्रोविजंस of this act shall apply to नंबर ए, इसमें लिखो, मैं बोल रहा हूं, लिखो नंबर ए, कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, सुनो ना, अंडर दिस एक्ट मतलब किसकी बात कर रहा है, 2013 की, और अंडर एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ, प्रीवियस कंपनी लॉ, ये तो भैया समझ गए। दूसरा पॉइंट लिखो, दूसरा, इंश्योरेंस कंपनीज को क्या अप्लाई होगा, बोला हाँ, लेकिन सुनो, एक्सेप्ट इन सो फार as the insofar as the provisions are inconsistent with the provisions of Insurance Act 1938 or the IRDA Act 1999, ठीक है ना। तो इंश्योरेंस एक्ट 1938 या आईआरडीए एक्ट का फुल पता है क्या आप लोगों को, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, लिख लोगे, याद नहीं आएगा तो, आईआरडीए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये थोड़ा सा कीवर्ड करके मार्क करना है, एक्सेप्ट वाला वर्ड को, ठीक है ना, एक्सेप्ट, फाइन। पॉइंट नंबर सी, बैंकिंग कंपनीज, इज इट अप्लाई टू बैंकिंग कंपनीज, बोला हाँ, बैंकिंग कंपनीज एक्सेप्ट बोलो कौन सा, इन सो फार as the said provisions are inconsistent with the provisions of the banking regulation एक्ट 1949, ठीक है ना। तो नॉर्मली बैंकिंग कंपनीज को क्या है, अप्लीकेबल है, एक्सेप्ट क्या बोला, सुनो ना, एक बात मेरे मन में आ रहा है, आप लोग बताना, अगर ऐसा कोई पॉइंट है जहां पे बैंकिंग रेगुलेशन में जो बात लिखा हुआ है, राइट, वो कुछ और लिखा हुआ है, उन सेम मैटर पे कंपनीज एक्ट में कुछ और लिखा हुआ है, तो बैंक्स को क्या फॉलो करना चाहिए, कंपनीज एक्ट की बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को फॉलो करना चाहिए। मतलब कहने से कि जो आपका स्पेशल एक्ट है ना, दैट विल ऑलवेज प्राइमरी, हाँ कि ना, अगर वो नहीं है तब बोलो क्या आएगा, कंपनीज एक्ट वहां पे आएगा, डन है क्या। चलो पॉइंट नंबर डी देखिए, कंपनीज इंगेज्ड इन companies engaged in the generation
जनरेशन और सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट फिर से इन सो फार as the said provisions are inconsistent with the provisions of the इलेक्ट्रिसिटी एक्ट कितना है 2003 ठीक है ना इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 फाइन पॉइंट नंबर ई एनी अदर कंपनी governed by any special act for the time being in force except यहां पे मार्क करना बोलो क्या है एनी स्पेशल एक्ट एक मिनट में सुबह ना कर एनी स्पेशल एक्ट ठीक है ना एनी स्पेशल एक्ट इसको प्रॉपर्ली मार्क करना एक्सेप्ट लिखो एक्सेप्ट द एक्सेप्ट इन सो फार एज द सेड प्रोविजंस ये आपको याद हो गया होगा कौन सा इन सो फार एज द सेड प्रोविजंस ऑफ such a special act and point number F and point number F लिखो such body corporate so can someone tell me the meaning of body corporate अरे बोलो बॉडी कॉर्पोरेट बोलो तुमको मैंने बताया था पहले एक बार बोलो भाई सब बोले कि छुट्टी मिलता है सब भूल नहीं बेटा इतना ही समझो ऐसी कोई भी इनकॉर्पोरेशन जो कंपनी लॉ के अंदर में होती है या एलएलपी के अंदर होती है बोलो क्या है बॉडी कॉर्पोरेट अपार्ट फ्रॉम दैट ऐसा कोई भी कंपनी को जो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी विद द क्या विद द हेल्प ऑफ द आरबीआई और हिमसेल्फ दोनों था चलो नो वरी हमारा जो पहला चैप्टर है जब कंप्लीट स्टार्ट करेंगे दैट इज प्रिलिमिनरी तो वहां पे सारा कवर होगा चांपा कोई दिक्कत नहीं देखो सच बॉडी कॉर्पोरेट incorporated by any act for the time being in force as central government may by notification specify in this behalf ठीक है ना in this behalf अच्छा subject to such exception ठीक है ना exceptions
राइट, इतना समझ पाए, सच एक्सेप्शंस, ठीक है। एग्जांपल लिखो ना इसके लिए, एग्जांपल लिखो एफसीआई, ध्यान आपको लिखो एग्जांपल लिखो एफसीआई, जानते हैं एफसीआई क्या होता है, पता है एफसीआई, लिख लो इसका फुल फॉर्म फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, या एनएचएआई, बोलो क्या होता है एनएचएआई, लिख लो फुल फॉर्म, बढ़िया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एटसेट्रा, ठीक है ना। तो अच्छा ये सब बोलो क्या है, अच्छा ये सब वो कंपनियां हैं जिसको कहने से कि सीजी ने ऑलरेडी इसको अलग से नोटिफाई किया है, ठीक है ना, कि हाँ जी ये भी कंपनी आती है, ठीक है ना, एंड दे हैव टू फॉलो कौन सा कंपनी 2013, फाइन है। हाँ, इसके अंदर अगर कोई भी मॉडिफिकेशन होगा या अल्टरेशन होगा दैट विल बी डन एज पर द कौन सा कंपनी 2013 बाय द क्या नोटिफिकेशन ऑफ द क्या सेंट्रल गवर्नमेंट, डन, तो लोग इसके नोटिफाई करके बताएगा, फाइन। तो अगर आपसे कोई बोले कंपनी क्या होता है तो सिर्फ अब सेक्शन 2 क्लॉज 20 के बाद मत लिखना, ये सब आदि बताना कि ये जो प्रोजेक्ट है ये सब लोगों को अप्लाई होता है, डन है क्या, राइट। यहां तक बताओ अगर कोई दिक्कत है डाउट है तो, डन है क्या, फाइन है यहां तक, राइट। तो एक काम करते हैं, आज कितने रखते हैं, ठीक है ना, नॉर्मली धीरे धीरे मैं लेवल बढ़ाऊंगा, ठीक है ना, टाइमिंग भी बढ़ेगा, फाइन। तो एक बार आप लोग यहां तक अच्छे से थोड़ा सा पढ़ के आओ, गो थ्रू करके आओ, फिर अगले दिन हम लोग कहानी को और आगे बढ़ाएंगे। मैं आपको पहले से बोल रहा हूँ अगले दिन कंपनी लॉ का जो है ना इसी का इंट्रोडक्शन में हमारा क्लास जाएगा, जिसमें और भी बहुत सारे टर्म्स को ऐड ऑन होगा, एंड शायद उसके बाद वाले क्लास में हम लोग प्रॉपर कंपनी एक्ट के स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।